दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सिंह। आप लोगों का अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस पर्व को आप अच्छे से मना रहे होंगे और आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग कुमुद शर्मा की जो बुक थी उसका एक पार्ट देखे थे, पार्ट 2 भाषा विज्ञान का पार्ट हो गया था। हमने प्रॉमिस किया था कि हम 1000 प्रश्नोत्तरी इसमें कराएंगे। इस 1000 प्रश्नोत्तरी के क्रम में हम लोग 50 प्रश्न कर लिए थे। आप लोग इस प्लेलिस्ट में या वीडियोज़ में जाइएगा, वहाँ आप लोग देखिएगा कि उसमें 1000 प्रश्नोत्तरी का जो कुमुद शर्मा टॉपिक दिया है उसमें 50 प्रश्न हमने भाषा विज्ञान के करवाए हैं। ये दूसरा वीडियो है और इस दूसरे वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और दीपावली पर्व खूब अच्छे से लोग मना रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोगों का परिवार 134 लोगों का हो चुका है और धीरे धीरे आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है और हमारा चैनल अब आगे बढ़ भी रहा है और बढ़ेगा भी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है हम लोगों को। जैसा कि आगे जो परीक्षाएं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसके बाद बिहार जूनियर, उसके बाद TGT PGT वहाँ की परीक्षाएं और MP असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लगी हुई है। सारी परीक्षाओं को देखते हुए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसके अंतर्गत करीब करीब 1000 प्रश्न हैं। आप लोगों को ध्यान से करना है। प्रश्न छोटे हैं लेकिन इन प्रश्नों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी है, क्योंकि प्रश्न सरल होते हैं जो वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों को छोड़कर हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं जिससे गलतियां होना स्वाभाविक हो जाता है। तो आगे हम लोग देखिए बढ़ते हैं। इसमें 51 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को करना है। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है 51 नंबर पे, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है पहले किसने लिखा है तो ये बताना है। तो ये पहले किसने लिखा था, तो पहले लिखे थे गारसा दत्तासी ने इतिहास ग्रंथ अपना लिखा था। कब, 1839 में। 1839 में इनके ग्रंथ का नाम क्या था, इस्तवार्द ला लिटरेचर एंड द्वे हिंदुस्तानी। तो ये आया था, ठीक। इसके बाद फिर जो है इसका एक भाग 47 में आया दूसरा। अब फिर उसके बाद जो है 71 में 1871 में आया जो 3 भाग में था। यानी तो 1839 आपको याद रखना है, फिर 47 याद रखना है, फिर 1871 याद रखना है। क्योंकि ये 1871 वाली डेट जो है, 1871 की डेट जो है, ये डेट TGT 2021 के एग्जाम में पूछा गया है 1871 कि इसका जो है दूसरा संस्करण कब आया था, 1871। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। तो ये था 18 खंडों में प्रकाशित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर भासले। अब यहाँ देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है ये 1829 में आया था। 1829 में ये इतिहास आया था। इसका 1929 में आया था। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम था। क्या था कि श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर जो संपादित कर रहे थे
उसकी भूमिका लिखना था, तो रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भूमिका लिखकर भेजी। तो उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास 1829 में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। उसके बाद देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तकें हैं, जिसमें से एक है हिंदी साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका, और एक इनका है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। एक इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, 3 किताबें। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। कब लिखा? 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु विनोद ने किस ग्रंथ को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? अब देखिए, पहला क्या है मिश्र बंधुओं में? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र 3 भाई थे, इनको कहा जाता था मिश्र बंधु। ठीक है, और एक हिंदी साहित्य के इतिहास में है त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु, ये बहुत ध्यान रखना है। त्रिपाठी बंधु में कौन आते हैं? त्रिपाठी बंधु में आते हैं, कौन कौन आता है? चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, मतिराम और जटाशंकर। चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर, ये 4 लोग जो है त्रिपाठी बंधु में आते हैं। मिश्र बंधु में कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो मिश्र बंधु विनोद ये कब आया था? ये मिश्र बंधु 1913 ईस्वी में आया था। ठीक, और उसका दूसरा भाग कब आया था? 1934 में आया था। ठीक, अब आइए, ये हो गया क्लियर। इसके बाद देखते हैं कि इस ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक, विनोद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त और कृतियों का परिचय मिलता है? किसमें मिलता है? तो इसमें मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 84 वैष्णव की वार्ता। इसमें कवियों का वृत्त मिलता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित था? अब क्या जो बताया गया था यहाँ कि हिंदी शब्द सागर का, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास जी कर रहे थे, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से किया कि वो नागरी प्रचारी सभा काशी, जिसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हो रही थी, नागरी प्रचारी सभा, तो जिसके, ठीक है, 93, यहीं से एक पत्रिका निकलती थी, नागरी प्रचारी पत्रिका। इसका संपादन कब होता था? 96 से। दोनों डेट आप लोगों को याद रखना है, 93 ईस्वी और 96 ईस्वी। ठीक है, यानी नागरी प्रचारी की स्थापना जो है 1893, नागरी प्रचारी पत्रिका 1896। अब क्या हुआ कि हिंदी शब्द सागर, यहीं से पुस्तक संपादित हो रही थी, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास कर रहे थे। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से कहा आप इसकी भूमिका लिखे। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, इसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशन के लिए भेजा गया था। तो यानी पहले इसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास, बाद में जब स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आई तो हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, यानी 1929 में इसका प्रकाशन हुआ। लेकिन अगर पूछा जाएगा इसका द्वितीय भाग कब, इसका द्वितीय संस्करण कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय संस्करण आया 1940 में। 1940 में इसका द्वितीय संस्करण आया। ठीक है, 1940। अब आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? अब देखिए, अब ये प्रश्न जो लिखा है
द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? और ये क्या था कि 1889 में एक आई थी पुस्तक, इसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यानी व्यवस्थित रूप से लिखा गया जो है ये ग्रंथ था, और इसमें जो है नामकरण का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम से संबोधित किया, यानी नामकरण का प्रथम प्रयास किस ग्रंथ में हुआ था? ये जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ था, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो सर्वोच्च स्थान किसको मिला था? तो परंपरा में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य में सर्वोच्च, क्योंकि इतिहासकार के रूप में हिंदी में लिखा गया पूर्ण रूप से व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ, जिसमें इन्होंने कालक्रमानुसार युग और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर विभाजन किया, जिसमें उन्होंने जो है आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को, भक्तिकाल को इन्होंने विभाजित किया। तो इन्होंने इस प्रकार से 4 भागों में बांटकर, यानी 1050 संवत से लेकर 1375, 1375 से लेकर 1700, 1050 से 1300, 1050 से लेके 1375 और 1375 से लेके 1700 और 1700 से लेके 1900 तक, और 1900 से लेके 1984। तो ये इनका 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन इन्होंने किया। तो ये हिंदी साहित्य का जो है मतलब सर्वोच्च स्थान इन लेखक को मिला, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर गारसाद तासी ने इस्तवार दला लितृत्व हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तासी ने अपना जो ग्रंथ बनाया था किस भाषा में इन्होंने इसकी रचना की थी। तासी का ग्रंथ था फ्रेंच भाषा में। ठीक है, फ्रेंच भाषा में ये आया था। कब आया था? 1839 में आया था। ठीक है, 39, 47 और 71, ये 3 डेट आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो संपादन किए थे धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, और श्याम सुंदर और राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल। ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये कब आया था? 1938 में आया था। और इसमें ये ग्रंथ जो है भक्ति काल तक ही है। बहुत ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो सिर्फ भक्ति काल तक का वर्णन है उसमें। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? यहाँ देखना है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? अभी हमने इसके पहले बता दिया। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अगर वही पूछ देगा सिद्ध और संधि और चारण काल, तो राम कुमार वर्मा। चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्ति काल को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, आगे अब आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य में की जाती है? तो ये हो लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में कल्लोल कवि ने ढोला मारूरा दोहा की लिखा,
आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? अब ये दिया है कि जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, सिद्ध साहित्य और आशु साहित्य। तो ये सिद्ध साहित्य में ये हैं, ठीक है। सरहपा, लुइपा, लुइपा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सरहपा को प्रथम काफ़ी लोगों ने माना है, ठीक है। और ठीक, सिद्धों की संख्या कुल कितनी है? 84 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो सिद्ध थे उनका क्षेत्र कहाँ था? सिद्धों का क्षेत्र जो है भारत के पूर्वी भाग में, यानी बिहार, नालंदा, इस एरिया में था। और नाथों का क्षेत्र कहाँ था? पंजाब का ये जो है पंजाब का एरिया जो था उसी जगह था ये, ठीक है। आगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई ने लिखा, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज की वीरता का यशोगान इसमें किया गया। तो 69 समयों में विभक्त है। तो इसी में जो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम, छंदों का अजैब घर भी इसे कहा जाता है। अभी बिहार टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा था कि आदिकाल का कौन सा रासो ग्रंथ है जो छंदों का अजैब घर, तो छंदों का अजैब घर कौन है? पृथ्वीराज रासो। लेकिन अगर पूछा जाएगा भक्ति काल के अंतर्गत छंदों का अजैब घर जो अगर कोई रचना पूछी जा रही है तो केशव दास ने जो रामचंद्रिका की रचना की, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने उसको जो है क्या कहा? छंदों का अजैब घर। केशव दास का जन्म जो है 1555 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1617 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। केशवदास का और भी चीज़ें हैं कि केशवदास को किसने कोर्ट का कवि कहा है? विजयपाल सिंह ने कहा है। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऐसे ही चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। आदिकाल की रूढ़ियों और परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक की सहायता मिलती है? तो रूढ़ियों और परंपराओं, प्रवृत्तियों को समझने के लिए किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर की पुस्तक है प्राकृत पैंगलम। तो ये खालिक बारी, ये तो खालिक बारी क्या है? ये उर्दू हिंदी शब्दकोश, अमीर खुसरो, खालिक बारी का संबंध अमीर खुसरो से है। ये हिंदी उर्दू शब्दकोश है, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है 1253 में एटा पटियाली में इनका जन्म हुआ था। ये काफ़ी सल्तनत काल में काफ़ी सुल्तानों के साथ इनका सामंजस्य था, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। तराना, ख्याल, ऐसी शैलियों का ये जन्मदाता थे। और वीणा, सितार, इन सब का आविष्कार करने का श्रेय इनको जाता है। और इन्होंने जो है पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, सखुने का अर्थ होता सुख, यानी जैसे हमने कहा कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, विद्या क्यों न आई, तो इसका एक संक्षिप्त अगर दिया जाए, सुखन मतलब जिससे सुख मिलता हो। तो ऐसे है, जैसे अगर हमने कहा कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, विद्या क्यों न आई, तो उसका अर्थ होगा फेरा न था, ठीक है। ऐसे हो गया। फिर मुकरी है, पहेली वो कहते हैं कि मुकरी का मतलब होता है मुकर जाना, कह के मुकर जाना। तो जैसे पहेली में उन्होंने कहा कि पहेली में उन्होंने कहा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो ये होता है, इसका एक अर्थ होता है कि इसका अर्थ होता है पहेली, तो लास्ट में होता है आसमान, ठीक है। ऐसी चीज़ें हैं। और दामोदर शर्मा इसके, और श्रावकाचार्य, उक्त व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर शर्मा। उसके बाद श्रावकाचार्य, ये देवसेन की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? देखिए, नरपतनाल, जगनिक, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ। तो ये चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो, नरपतनाल बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है, यानी हिंदी साहित्य में 12 मासा का सबसे पहले वर्णन जो मिलता है वो होता है बीसलदेव रासो में मिलता है। लेकिन 12 मासा का सबसे पहला उल्लेख अगर साहित्य में पूछाएगा तो नेमिनाथ चौपई जो है उसमें सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है। जगनिक ने आलखंड की रचना की। आलखंड क्या है? आलखंड परमाल रासो इसके लेखक हैं। परमाल रासो ग्रंथ है, जगनिक ने लिखा है, तो जिसे एक आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोरखनाथ
गोरखनाथ का समय कुछ लोग 10वीं शताब्दी मानते हैं, कुछ लोग 12वीं शताब्दी मानते हैं। इन्होंने काफ़ी ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, नाथों में श्रेष्ठ, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। तो ये हुआ। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। आगे बढ़ते हैं। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय काव्य, गेय काव्य मतलब जिसका गायन किया जा सके, कौन सा गेय काव्य क्या है? तो रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य जो है ये तो कौन है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, नरपतनाल, परमाल रासो, इसके लेखक कौन है? जगनीक, वड़ रत्नाकर, दामोदर शर्मा, राउरवेल, रोड़ा कवि, रोड़ा कवि। ये एक शिलांकित कृति है। ठीक है, ये शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है। दोस्तों लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही क्योंकि पेन मेरे पास अब सही नहीं है, तो इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है एक किस प्रकार का ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है, बहुत ध्यान रखना है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का पार वाले कौन है? खड़ी बोली का उनको अमीर खुसरो। आदिकाल में जो है खड़ी बोली को इनकी एक पंक्ति देखिए, उज्ज्वल बदन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो सुगर है, निपट पाप की खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर और इनके यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा आप। तो अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उनकी मृत्यु पर इन्होंने कहा, गोरी सोमय सेज पर, मुख पर डारे खेस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। ठीक है, फिर आगे देखिए। आदिकाल में शिलांकित कृत का नाम बनाए जिसमें गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य के प्राचीनतम कृत मिलते हैं। ठीक है, देखिए आ गया। तो राउलवेल जो रोड़ाकृत है तो उसमें है। ठीक है, खालिक बारी हिंदी उर्दू शब्द, अमीर खुसरो दो सखुने हैं, तो ये जो अमीर खुसरो की ही रचना है। तो दामोदर शर्मा इसके हैं। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? अब देखिए, प्रसिद्ध किस तरह की रचनाओं के लिए अमीर खुसरो हैं? तो उन्होंने पहेली और मुकरी ज़्यादा लिखी है, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वीर रस का होता है क्या शैली? तो वीर रस में जो है डिंगल शैली का प्रयोग होता है। तो जैसे राजस्थानी प्लस अपभ्रंश का जब मेल होता है तो वो होता है डिंगल, और राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा होती है तो ये जो है पिंगल, और दोहा चौपाई मिल जाते हैं तो कड़वक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आदिकाल के किस ग्रंथ में भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? तो संत मत का विकास किस में हुआ? ठीक है, तो इसमें किस में हुआ था? नाथ संप्रदाय से जो है संत मत का विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, अंधकार काल के त्रिलोचन ने कहा, अपभ्रंश काल बच्चन सिंह, और लोगों ने सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ये देखिए, कीर्ति पताका ये प्रकाशित नहीं हुई है, प्रकाशित नहीं है, यानी अप्रकाशित रचना क्या है? अप्रकाशित रचना कौन है? कीर्ति पताका। तो ठीक है, और इनकी कुल कितनी रचनाएं हैं? इनकी 16 रचनाओं का जिक्र मिलता है। ठीक है, 16 में जैसे एक रचना ये अवहट कीर्तिलता किस में है? अवहट कीर्ति पताका अवहट में है, और एक इनकी रचना पदावली है। तो पदावली किस में है? मैथिली में है। ठीक है, इनका एक नाटक है गोरक्ष विजय, इनका नाटक भी है। ठीक है, तो उसमें कुछ भाग मैथिली में है, कुछ भाग जो है ठीक। आगे बढ़िए।
10वीं से 14वीं शताब्दी का काल हिंदी साहित्य का आदिकाल है। भाषा की दृश्य अपभ्रंश का बढ़ावा, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये 1000 से लेकर 1400 तक जो है ईस्वी तक के समय को इन्होंने आदिकाल माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? चारण काल नाम किसने दिया है? चारण काल ग्रियर्सन ने नाम दिया है। और संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने दिया है। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने बाद में रीतिकाल को कहा। राहुल संकेतन ने अपभ्रंश काल कहा। राहुल संकेतन में सिद्ध सामंत काल। ठीक, प्रारंभिक या आरंभिक काल ये कहें गणपत चंद्र गुप्त और मिश्रबंधु। आगे बढ़िए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 थी, नाथों की संख्या 9 थी और आलवारों की संख्या 12 थी। उसके बाद नयनारों की संख्या कितनी थी? 63। ये ध्यान रखना है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास की रचनाकार कौन है? भारतेश्वर बाहुबली रास शालभद्र सूरी। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। ठीक। उपदेश रसायन रास जिन धर्म सूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को जो है प्रथम कवि माना है। ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है? मधुकर कवि ने की है इसकी रचना। भरथरी तो ये भरथरी जलंधरीपा किस कवि किस साहित्य से संबंध है? ये देखिए नाथ साहित्य में भरथरी आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज दीपावली का पर्व है, जिससे कुछ आवाज़ आ रही है क्योंकि पटाखे बाहर छूट रहे हैं। हम लोग सोचे कि आज कुछ थोड़ा सा कर लिया जाए। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो ये जो रासो साहित्य यानी पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है, कुछ लोगों ने माना, तो ऐसी प्रामाणिकता उनकी संदिग्ध मानी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा में किस भाषा का मुख्य छंद माना है? प्राकृत का। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। ये थोड़ा सा इसको सुधार करिएगा, ये गद्य है। तो हम लोगों ने आज आदिकाल तक पूरा कर लिया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग भक्ति काल करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ दीपावली पर्व की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। और ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।